हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ये क्लास आपकी चल रही है, ये आर ओ 2024 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसके क्रैश कोर्स के तहत आपकी ये क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट के, ताकि आप लास्ट समय में उसको रिवीजन करके और आप शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। बाकी फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि आर ओ बस ये नाम लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझना कि आर ओ में कुछ और पूछ लेता है और पीसीएस में भाई कुछ और नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि पीसीएस में भी लगभग 99% ये चीज़ें आपकी काम आएंगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों का, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इस क्लास से, ठीक है। तो कल थोड़ी सी कुछ व्यस्तता आ गई थी, जिस कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बट आज जो आपकी क्लास नंबर है, फोर्थ है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर प्लीज़ और भी सब्जेक्ट बताइए। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। पहले एक एक खत्म तो कर लो आप सभी लोग, ठीक ना। तो एक एक खत्म करते चलो और फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट को क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लियर कर लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है मेरे प्यारे साथियों। बस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो एक बार आप लोग टेलीग्राम लिंक विजुअल आईएएस का ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास नंबर 4 है हम लोग की, मॉडर्न हिस्ट्री की ही। इसके पहले आप लोगों ने जहां से क्वेश्चन आते हैं मैंने बताया था, सारी चीजें जो यूरोपीय आगमन से पहले के वो सारे आपने कर लिए थे, ठीक ना। वो सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, यूरोपियों का आगमन कराएंगे और किस तरीके से यूरोपीय आए और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां बनाना शुरू किए और किस तरीके से वो आगे की तरफ भारत को एक कॉलोनी के रूप में डेवलप करना शुरू किए। इन सारे चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे और इन सारे चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये पीपीटी पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्लास को जब क्लास हो जाती है तो बाद में फास्ट स्पीड करके बार 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 आपको चीजें पढ़ लेनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, कि एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाते चलना है। A4 साइज का पेपर लेके बैठिए, ताकि एग्जाम के 4 दिन पहले भी आप उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लें पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इतने सारी चीजों को अगर आपने जहन में अपने रखा तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीत होगी वो बहुत शानदार जीत होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम श्री गणेश जी को याद करके क्लास का श्री गणेश करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लास के पहले मैं आपको कुछ यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे एक भूमिका के रूप में बनानी होती है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आज हमारी कौन सी क्लास चल रही है, चौथे नंबर। और आपको पता भी है कि उस चौथे नंबर में हमारा जो यहाँ पे चलने वाला है सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो है आज यूरोपियों का आगमन। ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। जैसे देखिएगा, शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा, तथा जर्मन दार्शनिक हेगल ने मनोकामना की भूमि कहा है। स्विस लेखक हैं लैंड स्टोन, इन्होंने लिखा है कि जाने के अनेक रास्ते व माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना, जो देश धन से लबालब भरा हुआ था। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने क्यों रखा है इसको, 5 स्टार लगाइएगा। यहाँ पे 3 राइटर ने अपनी अपनी बात कही है। शेक्सपियर ने अलग बात कही है, हेगल ने अलग बात कही है, और याद रखिएगा यहाँ पे एक और राइटर हैं, जो कौन, लैंड स्टोन, इन्होंने अलग बात कही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपसे दिए जा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए बस मैंने, मेरा पर्पस था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन रखा था। अब आगे देखिए, भारत में मुख्यतः 2 भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम था उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग, जहां से लगभग सारे आक्रमण भारत पर हुए, और दूसरा मार्ग भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्री मार्ग था। थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मान लो एक मोटा मोटा आप देख लो, ये वर्ल्ड का मैप है।
होता क्या था कि यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि आपका भारत है, ठीक है। तो पहले जो हमारे आक्रमणकारी जितने भी नादिर शाह जो भी फारस से आते थे, तो वो ये जम्मू वाला एरिया होते हुए इसी पे गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा था, स्थल मार्ग से ये भारत के जम्मू के तरफ से सिंधु नदी के पास से प्रवेश करके और ये दिल्ली तक पहुंच जाते थे। तो एक मार्ग तो ये था आपका व्यापार करने का, और दूसरा मार्ग ये था कि आपने देखा होगा ये भारत है, यहीं पे अफ्रीका है, तो यहां से क्या था कि एक फारस की खाड़ी और एक आपको देखने को मिलता होगा लाल सागर की खाड़ी। ये दो खाड़ियां थी, पहली वाली फारस की खाड़ी, दूसरी लाल सागर की खाड़ी। अब क्या होता है कि ये दोनों तरफ से आप समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते थे, लेकिन यहीं पे ऑटोमन साम्राज्य ऊपर की तरफ कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिस कारणवश से अब जो ये यूरोपी थे ये इस रास्ते से आते तो थे, लेकिन यह जितना कमाते थे उससे ज्यादा यह टैक्स दे देते थे इनको। तो अब क्या हुआ कि याद रखना, यहीं पे स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल आपस में सटे देश हैं। इन दोनों लोगों ने चर्चा किया कि भाई एक काम करते हैं कि पुर्तगाल वाले में ये बार्थोलोमो डियाज, क्योंकि वास्को डी गामा के पहले भी कई लोग आए रहते हैं, बार्थोलोमो डियाज को भेज देते हैं, ये नीचे की तरफ साउथ में जाएगा, और आप क्या करो इधर की तरफ स्पेन वाले जो कोलंबस खोजता है ना नॉर्थ अमेरिका को, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के कुछ यहाँ पे शहरों को, तो आप इधर किधर की तरफ जाओ, तो इसकी तरफ से अगर आप देखोगे तो इसका पश्चिमी हो जाएगा। वही जब यह कोलंबस यहाँ पहुंचता है नॉर्थ अमेरिका के कुछ तट पे, तो यहाँ सोने की खदानें होती हैं, यहाँ पे यह क्या करता है कि वहां पे जो सांवले किस्म के लोग होते हैं उनको क्या सोचता है कि रेड इंडियंस की संज्ञा देता है। वो सोचता है कि भाई वही अंग्रेज हैं, वही सारी चीजें हैं, तो याद रखिएगा रेड इंडियंस की संज्ञा देता है। अब क्या होता है कि यही कोलंबस 1492 में कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किया था, और यहां से बार्थोलोमो डियाज जो पुर्तगाल का होता है, नीचे होते 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 ये अफ्रीका के नीचे वाले तट पे आता है। यही इसी को बोलते थे केप गुड ऑफ होप। आप मैप में देखते रहिएगा, केप गुड ऑफ होप। यहीं से फिर ये अपने देश वापस चला जाता है। फिर वास्को डी गामा क्या होता है 1498 में इसी केप गुड ऑफ होप पे आकर के इंजॉय करता है। इंजॉय करने का मतलब कि यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है साउथ अफ्रीका का नीचे वाला तट। आप अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है, उसी में देखोगे नीचे की तरफ केप गुड ऑफ होप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो दिन रेस्ट करता है, इंजॉय करता है, लुत्फ लेता है, और उसके बाद से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो यहीं पे आपको मेडागास्कर द्वीप मिलेगा, जो विश्व का चौथे नंबर का द्वीप है, सॉरी तीसरे नंबर का द्वीप है। इसी मेडागास्कर द्वीप पे इसको एक अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक गुजराती व्यापारी मिल जाता है, जो इसको भारत के कहा यहाँ पे केरल वाले मालाबार तट पे ले जाता है, जहां जमोरिन नामक वहां का एक छोटा सा शासक जो होता है वो उसकी क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों, उसका स्वागत करता है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें एक कहानी के रूप में थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वास्को डी गामा यहां से जब जाता है तो भाई बहुत सारे मतलब कि मसाले लेके जाता है, और यहां से डायरेक्ट ये फिर अपने पुर्तगाल दे जाता है। कुस्तुनतुनिया उसको टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो ये देखते हैं कि 60 गुना ज्यादा हमने मुनाफा कमा लिया। जब ये देख लेते हैं कि हम 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमा लिए, फिर ये धीरे धीरे इनका लालच बढ़ता है और ये इधर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इनको देख करके फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी भी धीरे धीरे अपनी कंपनी बना करके आना शुरू कर देंगे। तो ये एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर जैसे जैसे ये भारत में अपने आपको स्थापित कर लेते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ जब कमियों को जानते हैं, जैसे कि यहाँ के एक राजा का दूसरे राजा से पट नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें, तो ये भारत के उसमें किसमें राजनीति में भी हस्तक्षेप करेंगे, कॉलोनियां बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाने लगेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे उसी का परिणाम था कि अंग्रेजों को हम लोग 200 वर्ष के गुलामी झेले थे। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, एक मोटा मोटा एक कहानी था। तो वही आपसे यहाँ पे दो ये रास्ते बताए जा रहे थे कि दो रास्तों से हो करके यहां से आया जा सकता था। ठीक है, 1 मिनट आप लोग बस समय दीजिएगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या था। ये तो बस एक भूमिका थी जो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ एक कहानी के तौर पे आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कहानी जानते रहते हैं तो आप फैक्ट को आसानी से निगल सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों
ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यह मार्ग का ज्ञान लोगों को विलुप्त हो गया और यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। और यहां देखिए क्वेश्चन मार्क, अरे मेरे भाई अभी जब मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो वहां सॉरी ऑटोमन साम्राज्य वहां पे नया स्थापित हुआ, तो वो टैक्स लेने लगा। कहा ठीक है तुम जाओ भारत, पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो आराम से स्थल मार्ग होते हुए फिर ये आपके कौन सा है, ये आपके भूमध्य सागर होते हुए आकर के और ये आपके फारस की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते थे। आप प्राचीन काल में भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी जो आपको ये दर्शाती हैं कि हम लोग पश्चिम से व्यापार करते थे, ठीक ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आखिर में क्यों ऐसा इनको एक नया जलमार्ग खोजना पड़ा, क्योंकि मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य विकसित हो चुका था, वो ऑटोमन साम्राज्य से टैक्सेस ज्यादा ले रहा था। अब सोचो वही जो वास्को डी गामा नया स्थल मार्ग खोज करके गया, 60 गुना मुनाफा कमाया, जब वही इनके मार्ग से जाता तो उसको कितना मुनाफा होता, बहुत होता 5 गुना 10 गुना, तो ये प्रॉफिट नहीं होता, ठीक ना। तो और इनको मारते भी थे, ठीक ना, गोरे समझ करके वहां पीटते भी थे, सब बहुत सारे शोषण करते थे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे इनको नया मार्ग खोजने की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि यह व्यापारिक समुद्री मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्विरोध चलते रहे, किंतु ज्यो ज्यो 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों तो यह मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत के कुस्तुनतुनिया जीत लिया गया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और आगे के जो आपके दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया गया। इससे यूरोप के एशिया एवं पूर्वी देशों के व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया और यह मार्ग यूरोप जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। अभी जो मैंने आपसे कहानी बताई वही कहानी यहाँ पे आपसे फ्रेंड्स दिया गया था, ये एक बस कहानी थी ताकि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आप उन चीजों को पढ़ करके अच्छे से बार बार रिवाइज कर लोगे। यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यह था कि यहां से आप पढ़ सकते हो और पढ़ करके अपने चीजों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में आपके फैक्ट्स के कुछ पॉइंट्स भी पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीजें आपके 2-3 बार पूछी जा चुकी हैं कि किसने किस देश की खोज की थी और कब किस सन में खोज की थी और कौन था वो, ठीक ना। देखिएगा एक तरफ मैंने यहाँ देश लिख दिया है, एक तरफ मार्ग की खोज करता और एक तरफ वर्ष लिख दिया गया है। देखिए अमेरिका की खोज कौन करता है, अभी मैंने बताया स्पेन का था जो पश्चिम की तरफ गया, वहां एंग्लो इंडियन को देखा, उसको लगा भारत है, और वहीं से जब सोना चांदी मिलने लगा तो भारत की तरफ ध्यान ही नहीं उसका आया, तो वो क्या करता है कि वहीं से भारतीय समझ करके वहीं से व्यापार करने लगते हैं। कुछ वर्षों तक तो अमेरिका वाले यही समझ वो सॉरी स्पेन वाले यही समझते हैं कि भारत यही है, भारत को इसी ने खोज लिया है, कोलंबस ने। तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि स्पेन का यात्री था, 1492 में किया था। यहाँ 94 लिखा हुआ है, 92 कर लीजिएगा, 1492 एथेंटिक डेट होता है, ठीक है, 1492 में करता है। भारत का याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों वास्को डी गामा करता है खोज, और जो कि पुर्तगाल का रहने वाला है, और यह 1498 में, याद रखिएगा यहां लिख लीजिएगा 17 मई 1498 को यह खोज करता है। कई किताबों में 20 मई 1498 लिखा होता है, 20 मई गलत डेट है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा क्या करता है, खोज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसका, भारत का। ये आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपसे पूछेगा केप ऑफ गुड होप का खोज कौन करता है, अभी मैंने आपको क्या कहा, अफ्रीका महाद्वीप के जो सबसे नीचे वाला देश है साउथ अफ्रीका, उसका निचले हिस्से तक बार्थोलोमो डियाज आता है। कब आता है, 1496 में आता है। तो वही बार्थोलोमो डियाज को माना जाता है जो कि पुर्तगाल का होता है। याद रखिएगा 1487 में यह क्या करता है, उस अफ्रीका के गुड ऑफ होप की क्या करता है, खोज करता है, यह ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की खोज याद रखिएगा तस्मान करता है, हॉलैंड देश का रहता है ये 1642 में। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे तो कैप्टन जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन का रहने वाला होता है 1770 में करता है। ये पॉइंट्स आपको इसलिए याद रखने हैं ताकि ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग को यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आपने तैयार कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्यों यूरोपियों को जरूरत पड़ी कि भाई एक नया मार्ग खोजने के लिए, वही सब कहानी यहाँ दी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं और हम सीधे आ जाते हैं किस पे, सीधे पुर्तगाली पे, सीधे पुर्तगाली पे। अब जब 14 मई 1798 को वास्को डी गामा आया
तो उसके बाद से इन लोगों को बड़ा लाभ दिखा कि भाई बहुत ज्यादा हम मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये वास्को डी गामा अपने देश जाके सारी चीजें बताया, बड़ा लोग देखे, तो वहां के जो सरकार थी उसने कहा कि भाई जाओ और भी व्यापार करो। और फिर धीरे धीरे वहां की सरकार ने वायसराय रखना, जिसको गवर्नर बोल देते थे, वायसराय रखना भारत में शुरू कर दिया, ताकि ये जो व्यापार करने हमारी कंपनी जा रही है ये कुछ एक तरीके से इनका एक मेन लीडर बना करके भेज दिया जाए, ताकि ये कुछ धोखाधड़ी ना करे और भी सारी चीजों पे ध्यान दे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली को हम सबसे पहले देखना शुरू करेंगे कि पुर्तगालियों में क्या क्या कुछ किया था। देखिएगा, प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद रखिएगा, मजीद नाम था, कई जगह मनी, कई जगह मजूद लिखा रहता है, तो आपको याद रखना अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट, जिसको आप याद रखिएगा मालाबार के तट भी बोल सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही कालीकट के तट पे, मालाबार के तट पे, समुद्र के तट पे वो उतारा था, जहां याद रखिएगा कालीकट के एक छोटा सा शासक होता है जमोरिन, जो वास्को डी गामा का क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता है। ये आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा का क्या करता है, स्वागत करता है। अब आगे क्या होता है कि वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से कितने गुना मुनाफा कमाया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं, कितने गुना अधिक मुनाफा कमाया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला। क्या मिला मेरे प्यारे साथियों, प्रोत्साहन मिला कि भाई अब हम भी चलते हैं भारत की तरफ, और हमारे देश का एक व्यक्ति ने जब भारत का मार्ग खोज दिया है, ओपन कर दिया, उसके मार्ग में खोल दिया है आयात निर्यात, तो हम भी चल करके एक बार देखते हैं, व्यापार करते हैं और कमाते हैं। अब आगे देखिएगा, पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपने अभी देखा कि अरबों का प्रसार बढ़ रहा था, तभी वहां कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, ऑटोमन साम्राज्य स्थापित होता है। अब उन अरबों का जो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश से वो भी व्यापार करते थे, तो अब पुर्तगीज को ये बड़ा सताए थे यूरोपियों को, तो ये पुर्तगीज चाहते हैं कि अब भारत से इनका प्रभाव खत्म किया जाए और धीरे धीरे हम लोग क्या करें, इनको अपने अंडर में ले आना शुरू करें भारतीयों को। अब देखिएगा, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, पेड्रो अल्वरेज कैब्रॉल। ध्यान रखिएगा, कब आता है, 1500 ईस्वी में आता है। कौन आता है, पेड्रो अल्वरेज कैबाल। यह कब आता है मेरे प्यारे साथियों, 1500 ईस्वी में भारत आता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा से पहले कौन आया था भारत की खोज करने, तो आप कहिएगा बार्थोलोमो डियाज 1486 ईस्वी में, ठीक ना। वही 87 में क्या करता है, केप गुड ऑफ होप को खोज करके वहीं से रिटर्न चला जाता है। अगर आपसे पूछेगा वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो आप कहिएगा 2 बार आया था। एक तो 1498 में आता ही आता है, एक 1503 में भी आता है। ये ध्यान रखिएगा, तब वह खोज करने नहीं आता है, ना कोई गवर्नर बन करके आता है, बस वैसे आता है। और दूसरे नंबर का वास्को डी गामा के बाद आने वाला कौन सा यहाँ पे यात्री था पुर्तगीज, पेड्रो अल्वरेज कैब्रॉल, जो कि 1500 ईस्वी में आया था। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, यही यहाँ पे लिखा है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। अब यहां देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर दुर्ग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट्री के बारे में, इसमें हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 3-4 कंपनियां आई, इनकी पहली फैक्ट्री और इनकी बंगाल में पहली फैक्ट्री, बस ये आपको तैयार कर लेना है। इससे ज्यादा दूसरी तीसरी सब छोड़ दो। बंगाल में कौन पहली फैक्ट्री कहां कहां स्थापित करता है और भारत में कहां स्थापित करता है, ये आपको बस 2 चीजें नोट डाउन कर लेना है, उसको रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा। तो पुर्तगाली 1503 में क्या करेंगे, कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, और 1505 में कन्नूर, कोचीन के ही बगल में कन्नूर है, वहां पे अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। और अब क्या करेंगे, जब फैक्ट्री खोल लेते हैं, अपने आप को मजबूत यथास्थिति स्थिति में दिखा देते हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि अब अपने यहां से वायसराय रखना शुरू कर देंगे। जो वायसराय क्या करेगा, रणनीतियां बनाएगा कि किस तरीके से हमको पुर्तगाली को भारत में एक तरीके से वास्तविक रूप से वहां पे उनको एक तरीके से मजबूत करना है, उनको उनके प्रभाव को बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आएगा, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब आएगा, 1505 में आएगा, और 1505 से 1509 ईस्वी तक ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या करेगा, भारत में रहेगा। इसकी एक चीज आपसे पूछी जाती है कि इसने क्या एक नया काम किया। इसने, जैसे मान लीजिए कि जो यह आपका भारत का मैप है, तो ये नीचे की तरफ आपको हिंद महासागर है पूरा, ये क्या है आपका हिंद महासागर है, इसमें इसने क्या किया,
कब्जा कर लिया एक तरीके से। इसने क्या किया, इस पे बहुत मजबूती से पकड़ बना लिया ताकि कोई भी व्यापारी यहां से आ ना पाए, और यहां पे अरबों को, जो अरबों अरब हैं उनको भी हम लोग मार के भगा सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि शांत वाटर जल या ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति यह किसने लाया, तो यही वास्को डी गामा अभी लेकर के आएगा। इसी पानी को याद रखिएगा, पानी नीला होता ही है, ठीक ना। तो नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, ये तीन नाम है। यह कौन लाया, यही वास्को डी गामा लाएगा, सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाएगा, याद रखिएगा। भारत में ये ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लेकर के आएगा, ठीक है ना। थोड़ा हम लोग फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारी चीजों को खत्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब क्या होगा, जब यहां पे अल्मीडा 1505 से 9 तक रहता है वायसराय, अब द्वितीय वायसराय पुर्तगालियों का अल्बुकर्क बन के आ जाएगा। यही दो वायसराय आपको याद रखने हैं, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अल्बुकर्क क्या करता है, 1503 में भारत में स्क्वेन कमांडर के रूप में आता है, और 1509 में यह भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है। जब अल्मीडा चला जाता है तब ये अल्बुकर्क क्या होता है, दूसरा वायसराय बनकर के आता है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन घुमा दे कि अल्बुकर्क भारत में पहली बार 1509 में आया, कहना नहीं, स्क्वेन कमांडर बनकर के वो 1503 में जब कोचीन में फैक्ट्री ये लोग खोले तभी वो आ चुका था, लेकिन 1509 में वो क्या होता है कि वह दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है। ये आपको वहां से बताना है। अगला पॉइंट है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, क्या रीजन है, एक बार समझने का प्रयास करना। होता क्या था कि पुर्तगाल, आज अगर आप देखोगे इन लोगों ने अभी 1510 में देखोगे कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही से क्या करेगा, गोवा को जीत लेगा यही अल्बुकर्क, और फिर गोवा पे अधिपत्य कर लेगा। देखना होता क्या था कि इसको वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया, एक रीजन समझ लो जल्दी से। हुआ क्या कि जैसे भारत में तब सती प्रथा थी, तो सती प्रथा थी तो जब पति मरते थे तो पत्नियों को भी जबरदस्ती जलाया जाता था। अब हुआ क्या कि इसने क्या किया कि भारत में यहां पे क्या करना चाहा कि जो ये सती प्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन राय के एक तरीके से सपोर्ट करना शुरू किया कि भाई हम भी सती प्रथा का अंत कराना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजन इसका क्या था, उसके पीछे का रीजन इसका ये था कि जब यह विधवा जो बचेंगी उन विधवा को हम पुर्तगालियों से शादी कराएंगे, और जब उन पुर्तगालियों से हम शादी कराएंगे तो जो उनके बच्चे होंगे पुर्तगाली कहलाएंगे। क्योंकि आज के डेट में आप देखिए महिला की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ महिला की शादी जहां होती है वो उसी जाति, उसी कास्ट, उसी धर्म के नाम पे वो जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इंटर कास्ट लव मैरिज भी कर लीजिए, तो आप महिला जो होती है वो पति के ही कास्ट के रूप में और पति का जो धर्म होता है उसी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वो जीवन संगनी होती है। अब यहाँ अल्बुकर्क सोचा कि जब हम जो विधवा हैं बची रहेंगी, जब इनको नहीं जलाया जाएगा तो इनसे हम पुर्तगालियों की शादी कराएंगे, क्योंकि यूरोप में तो ये सब कल्चर चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर लीजिए। अब जो उनसे बच्चे होंगे तो ये अपनी संख्या बढ़ाना चाहता था भारत में, इसीलिए इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, यही रीजन था एक, ठीक ना। लेकिन इसने सती प्रथा का, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे मेंस में कभी क्वेश्चन करे कि क्या इसने एक अच्छा काम किया, अच्छा काम इसने नहीं किया, इसने चालाकी किया कि सती प्रथा की आड़ में इसने क्या किया कि पुर्तगालियों के वर्चस्व को बढ़ाना चाहा, ठीक ना, ताकि उनके बच्चे हों तो वो भी पुर्तगाली कहलाएं। आज भी आप गोवा में जाओगे आपको 95% पुर्तगीज मिलेंगे, क्यों, क्योंकि गोवा को उन लोगों ने एक तरीके से पूरा हड़प लिया था, और आज भी आपको गोवा में उन्हीं के वंशज देखने को मिलेंगे, पुर्तगीज बहुत ज्यादा आपको वहां मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा यही अल्बुकर्क क्या होगा 1510 में, किससे, बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से क्या करेगा, इन्हीं गोवा को छीन लेगा, और छीन करके यहाँ पुर्तगीजों का एक तरीके से अच्छे से यहाँ पे स्थापना करवाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट्स थे जो यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम था, लेकिन अल्बुकर्क अल्बुकर्क हम लोग कह के पढ़ते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने व उनकी अस्थायी बस्तियां उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अब देखिएगा भारतीय महिला वैसे तो करेगी नहीं शादी, लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी का पति मर जाए तो नहीं होता है, आज के समाज में भी आप देखिए अगर कोई महिला कम उम्र में विधवा हो जाती है तो जल्दी कोई शादी नहीं करना चाहता है, तो लोग क्या करते हैं उन्हीं के खानदान में, जो लड़के के ही खानदान में देख लेते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है तो उससे शादी करा देते हैं कि भाई चलो यार घर की बात घर में ही रह जाए। तो इसलिए इसने क्या किया, सती प्रथा का एक तरीके से विरोध किया था भारत में, सिर्फ रीजन उसका यही था, ये काम वो करना चाहता था, इसीलिए इसको पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये याद रखिएगा, आपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि यह कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यही अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी एक थी मलक्का, तथा 1515 में
फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट कि अगर आपसे पूछेगा कि मंडी मलक्का पे कब्जा कब किस किया अल्बुकर्क ने, तो 1511 में, और 1515 में वही जो आपकी खाड़ी थी, जो फारस की खाड़ी में एक हरमुज बंदरगाह था, उसी हरमुज बंदरगाह पे कब्जा कर लेता है। देखना, ध्यान देना, मैप में एक बार देख लेना। यहाँ पे जैसे मान लो ये भारत का मैप है, यही बगलिया में आप देखोगे कि आपका फारस की खाड़ी है, इसके बगलिया में ये लाल सागर वाली खाड़ी है, ठीक ना, लाल सागर है। तो इसी फारस की खाड़ी पे ही, भारत के मुहाने पे ही होर्मुज बंदरगाह था, यहीं पे होर्मुज बंदरगाह था, याद रखना, इसी पे कब्जा कर लेता है 1515 में, ताकि हम अन्य लोगों को, यहाँ पे अन्य यूरोपियों को भारत में एंट्री न देने दें, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मधुर संबंध थे। कृष्णदेव राय ने इसको भटकल में एक किले का निर्माण का अधिकार दिया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि किस यूरोपीय का कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था, आप कहिएगा अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क, जो दूसरा पुर्तगीज गवर्नर बनकर के या दूसरा पुर्तगीज वायसराय बनकर के भारत आया था, ठीक ना। अल्बुकर्क की मृत्यु देखिए 1515 में भारत में ही हुई और इसको गोवा में ही दफनाया गया। तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क का अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे समाधि कहाँ है, या सॉरी समाधि नहीं बोल सकते हैं उसको, अल्बुकर्क का कब्र कहाँ है, आप कहिएगा कि गोवा में है, ठीक ना। और कब मरा ये? 1515 में ही यह डेथ कर जाता है। इसके बाद से नीनो डी कुन्हा आता है और वह कुछ कुछ चीजें काम करता है, तो वो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ नोट्स में दे दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना। यही दो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यही दो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा डच जो आते हैं, डच, आ जाइए देख लेते हैं कॉर्टेज आर्मेडा क्या था। अब देखिएगा, यहां पे इन लोगों ने, जब पुर्तगीज ने, जब ये भारत वाला यहाँ हिंद महासागर था, इस हिंद महासागर में इन्होंने कब्जा किया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? कॉर्टेज आर्मेडा व्यवस्था लगा दी, मतलब कि टैक्स लेने की व्यवस्था लगा दी कि अब जिसकी भी जहाज आएगी वो टैक्स देगी, या जो हमसे परमिट लेकर के जाएगा उसी को हम जाने देंगे। यहाँ तक कि ये मुगल शासक, एक तरीके से आप देखेंगे तो अकबर की भी जो जहाज होती है उसके भी टैक्स लेते हैं। अब सोचो मुगल बादशाह है, उससे भी टैक्स लेते हैं कि अगर आपको हिंद महासागर में अपनी जहाज लेके जाना है पानी वाली, तो हमें टैक्स दीजिए क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है। तो आओ देख लो कार्टर आर्मेडा व्यवस्था क्या थी। पुर्तगालियों ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्य या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था, ठीक है। दूसरी बात है कि भारतीय या अरबी जहाजों को काली मिर्च या गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब देख रहे हो, हमारे ही देश में आ रहे हैं, हमारे ही देश से काला मिर्च और सब कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश से अब भारतीयों को और अरबों को, चलो खैर उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि अब आप भारत से गोला बारूद और काली मिर्च वगैरह लेकर के बाहर नहीं जा सकते, अनुमति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्य या परमिट लेना पड़ा था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसको पुर्तगालियों से भी परमिट लेना पड़ा अरब सागर में जाने के लिए या व्यापार करने के लिए, तो आप कहिएगा अकबर था। याद रखिएगा, कौन था? अकबर था। अब देख लो धीरे धीरे कैसे इन सबों की शक्तियां बढ़ रही हैं, अभी बाद में ये पीटे जाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे अपने देश को, ठीक ना। अब देखो आगे, इस व्यवस्था के विरुद्ध तुर्की देश ने कई बार पुर्तगालियों पर भारत में आक्रमण किया था। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। ये बस जानकारी के लिए, जहां जहां मैं कहूंगा उसी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, यहां पे आपसे कह रहा है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ, याद रखिएगा, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो, यह एक वायसराय बन के आया, कौन? अल्फांसो डिसूजा। 1542 से 1545 तक भारत में रहा, लेकिन इसने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, बस एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि जो प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आया, तो आप कहिएगा अल्फांसो डिसूजा, जो पुर्तगालियों का गवर्नर था उसके साथ भारत आया था। या अगर आपसे पूछे कि किन पुर्तगालियों के साथ कौन से संत भारत आए थे, कौन से प्रसिद्ध जेसुइट संत भारत आए थे, आप कहिएगा फ्रांसिस्को जेवियर थे। कैसे भी घुमा करके दे तो आप लोग वहां पे कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं। 1632 में बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। ध्यान रखिएगा। अब देखो,
हुगली, जो बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं, बंगाल में जहां गंगा नदी गिर रही है, कोलकाता के मुहाने पे वही हुगली नदी बहती है, उसी हुगली में इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था, छुप करके रहने वाला। यहाँ पे शाहजहां पकड़ लेता है इन लोगों को, बड़ी मार मारता है 1632 में, इतना मार मारता है कि वहां से मार मार के भगा देता है इन सबों को। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी शाहजहां को क्या होता है, ऑलरेडी शाहजहां को यह दिक्कत होती है कि भाई तुम हमारे पिताजी को परमिट देते थे, तुम हमारे पिताजी मुगल बादशाह हुआ करते थे, तुम उनको भी हिंद महासागर में जाते थे तो उनको परमिट दिया करते थे, ये कौन सी बात है। और इन शाहजहां जहाँ की कोई बात ही नहीं मानते थे, बड़ी पटक के काढ़ा। याद रखिएगा, तो अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि पुर्तगालियों ने अपना छुपने का अड्डा कहाँ बनाया था, तो हुगली में। याद रखिएगा, याद रखिएगा 1632 में वहीं पे शाहजहां पुर्तगालियों से छीन लेता है हुगली को, बड़ी पिटाई करता है, और फिर इनको एक क्षेत्र में क्या कर देता है कि कंजेस्टेड कर देता है कि आप उस क्षेत्र में जाओ और यहां से भाग जाओ। ठीक है। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में क्या क्या, तंबाकू, बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, मक्का, और याद रखिएगा जो आप एक नहीं देखते हैं फल, अनानास, जो इसको आप बोलते हैं पाइनएप्पल, ये सब खेती प्रारंभ हुई। मतलब ये सब माना जाता है कि पुर्तगालियों ने ही तंबाकू, बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, मक्का और अनानास के बीज वहां से ला करके भारत में बोना शुरू किए, और धीरे धीरे आज जो ये फल आप खाते हैं कहीं ना कहीं पुर्तगीजों की देन है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखिएगा, जहाज निर्माण गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। ठीक ना, याद रखिएगा, पुर्तगीज जो थे वो अपने जहाजों का निर्माण कहाँ करते थे, गुजरात और कालीकट के बंदरगाह पे करते थे, और प्रिंटिंग प्रेस की भी ये शुरुआत किए थे। फिर आगे देखिए, 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां पे स्थापित किया, आप कहिएगा गोवा में। और कब किया मेरे प्यारे साथियों, 1556 ईस्वी में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई, ताकि किसी भी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित किया जा सके। तो ये चीजें आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये जो नीचे वाली दो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि क्रैश कोर्स वाली क्लास है, तो इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लें। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने कुछ तो पढ़ाई की होगी, 50% 40% कुछ तो पढ़ाई होगा, कुछ तो आपको जानकारी होगी ही होगी। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई आपके ऊपर से अगर निकल रहा है, तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आप लोगों को और आराम आराम से लेकर के चलूंगा। लेकिन क्या करूँ, समय की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा मुझे भी फास्ट चलने की जरूरत पड़ रही है। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। यहां देखिएगा, ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एक्वाबीबा और मौसरेत के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में, पूछेगा कि जो अकबर के दरबार में ईसाई धर्म का प्रवेश किन दो लोगों के माध्यम से हुआ था, तो आप कहिएगा फादर एक्वाबीबा और मौसरेत। क्योंकि इन लोगों का एक और काम था कि ईसाइयत की प्रचार करना और भारत को धीरे धीरे ईसाइयत में बदल देना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो अकबर, शाहजहां इनको पीटता है, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, अब हमारे पिताजी हैं, हम बहुत शांत आदमी हैं, हमारे पिताजी को कोई टैक्स ले रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो हमको भी जब शक्ति आएगी तो हम बड़ी मार मारेंगे। ठीक ना, तो वो आप लोगों के साथ भी होगा। अगर आपके पिताजी को इस तरह करे तो क्या करोगे। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना। ये थे पुर्तगीज, ये पुर्तगीज थे। क्रोनोलॉजी इनकी तैयार कर लेना, पुर्तगीज के बाद से कौन आए, डच आए, डच के बाद से कौन आए, अंग्रेज आए। लेकिन याद रखना, अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो डचों से पहले स्थापित हो जाती है। अगर कंपनी स्थापना के क्रम में पूछे तो पुर्तगीज, फिर अंग्रेज, फिर डच आएंगे। लेकिन अगर आपके आने के क्रम में पूछे तो आप कहिएगा पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज। ठीक ना, ये क्रोनोलॉजी आप लोग बना लीजिएगा एक बार कॉपी पे। चलो यहां देखो, डच के बारे में देख लेते हैं। 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने और आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, यह एक निजी संयुक्त कंपनी थी, डच वाली। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी एक संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में आई थी, जिसमें कई लोगों के पैसे लगे थे, आप कहिएगा डच थी। ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ अगर हम चलते हैं, याद रखिएगा कि जो डच थे सबसे पहले भारत नहीं आए, सबसे पहले ये व्यापार करना शुरू किए माला, वहां से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले जो आपने आइलैंड देखे होंगे नीचे की तरफ, भारत के नीचे की तरफ आप देखे होंगे, साउथ में अंडमान निकोबार के भी साउथ में, वहां से इन लोगों ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये भारत में एंट्री की है 1602 में। ध्यान रखिएगा, भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एक देखिए, डच कंपनी का एक और नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी, ये भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर ट्विस्ट करने के लिए आपसे
पूछ लेगा कंपनी का नाम कि बताओ डच और मिलान करो, तो वेरिंग ओस्ट इंडी से भी इनको बोलते थे, ये भी एक कंपनी का इनके नाम था। ठीक है, आगे चलिए, आगे की तरफ देखते हैं। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं किए थे। तो याद रखिएगा, भारत में पुलिकट में इन्होंने अपनी क्या की थी, फैक्ट्रियां बनाई थी। बाकी यहाँ पे एक जगह मैंने आपको सारी चीजें लिख दिया है, ये एक बार आप लोग देख लेना। डचों का जो बनाया गया कारखाना था, देखना फैक्ट्रियां, उन्हीं को कोठी भी बोलते थे, उन्हीं को दुर्ग भी बोल देते थे। याद रखना, अंतर नहीं है बहुत ज्यादा, दुर्ग कोठी फैक्ट्री सब एक ही बात है। वर्ष देख लेना, प्रदेश देख लेना। मसूलीपट्टनम में डच ने 1605 में अपनी फैक्ट्री बनाई, जो कि आंध्र प्रदेश में था। पुत्तोपोली में 1608 में, ये भी आंध्र प्रदेश में था। पुलिकट में 1610 ईस्वी में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, अपनी इन्होंने कोठियां बनाई। सूरत में इन्होंने 1616 में बनाई, जो कि गुजरात में पड़ता है। और कारीकाल में इन्होंने 1645 में बनाई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे की तरफ देखिएगा, डच ने चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री बनाई 1653 में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर ये पटना में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं 1658 में, और याद रखिएगा ये बिहार में है। बिहार स्पेशल वाले, बीपीएससी वाले इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इसको रट जाना, कई बार पूछा हुआ है। बालासोर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई 1658 में उड़ीसा में। नागपट्टिनम में इन्होंने 1659 में तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री बनाई। और कोचीन में अगर आप देखेंगे तो 1663 में इन्होंने, जो कि कोचीन कहाँ है, केरल में एक तट है, वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो इतनी फैक्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर के एक दो और थोड़ा सा, अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो बिहार वाले और स्पेसिफिक आप जो इन्होंने फैक्ट्रियां खोली इनके बारे में आप यहां से देख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, डच नौसेना नायक वादेर हेग ने, याद रखिएगा वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में क्या किया, मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की, और दूसरी डच फैक्ट्री पुत्तोपोली निजामपट्टनम में किया। तो आपको यहाँ पे बस दो फैक्ट्री याद रखना है डचों की। पहली फैक्ट्री कहाँ हुई, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, और डचों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, आप कहना पुत्तोपोली, जो कि निजामपट्टनम में है, यहाँ पे हुई थी। और यहीं पे आपको पीछे मैंने यहाँ दिखा भी दिया है कि जो पुत्तोपोली था इस 1608 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। दो दो, पहला दूसरा इन चारों यूरोपीय कंपनियों का आपको फैक्ट्री बस याद रखना है, और बंगाल वाला याद रखना है स्पेसिफिक, बस इतना ही। इससे ज्यादा आपको यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अब देखो बंगाल में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां खोली थी डचों ने, तो डचों ने अपनी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी। कहां पे, पीपली में स्थापित की थी, ये ध्यान रखिएगा। कहां पे स्थापित करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पीपली में स्थापित करेंगे। इससे ज्यादा डचों के बारे में नहीं देखना है, बाकी आप डचों के बारे में देखना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाई करनी है, तो एग्जाम ओरिएंटेड हम चीजों को लेकर के चलेंगे। बाकी नोट्स में आप लोग एक बार देख लेना। अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं। अब अंग्रेज ही तो भाई भारत में आकर के 200 वर्षों तक शासन करते हैं। अंग्रेज ही तो सारे जो अन्य आपकी यूरोपीय कंपनी आई होती सबको मार करके भगाते हैं। ठीक ना, तो अंग्रेजों को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिएगा, उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल है। ठीक ना, याद रखिएगा। अभी आपको मैंने इनकी क्रोनोलॉजी बताई स्थापना का क्रम में, और अभी मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बताया इनके आने के क्रम में। तो आने में क्या हो जाएगा, डच पहले हो जाएंगे, अंग्रेज बाद में। स्थापना में अंग्रेज पहले हो जाएंगे और डच बाद में हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम अंग्रेज कारखाना, सबसे सीधे देखो कहीं कुछ नहीं आ रहा है, सीधे अंग्रेज कारखाने पे आ रहे हैं। कहां खोला गया, देखना कुछ पुस्तकों में सूरत में 1608 में पहले अंग्रेज कारखाना स्थापित किए जाने का उल्लेख है, जबकि कुछ पुस्तकों में मसूलीपट्टनम को प्रथम अंग्रेज कारखाना बताती हैं। अब यहां पे सत्यता की बात करते हैं, तो याद रखिएगा होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा होता क्या है, कहानी बता दूं। 1608 में सूरत में अंग्रेज अपना पहला कारखाना खोलने जाते हैं, सब कुछ कर दिए होते हैं, लेकिन तब तक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है जिस कारणवश इनको फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोलना पड़ता है। लेकिन यूपीपीसीएस आयोग अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या मानता है, ये समझ लेना आप सभी लोग। जो मैं बता रहा हूं यूपीपीसीएस आयोग के आधार बता रहा हूं। कई बार यूपीपीसीएस आयोग ने कुत्ते को गधा मान लिया है, तो गधा ही आपको भी मानना है, उसके विपरीत जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे यूपीपीसीएस में खास करके कि भाई यूपीपीसीएस के किसी भी एग्जाम में, लोक से आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम के किसी भी एग्जाम, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई एग्जाम हो, अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की और सूरत के साथ साथ मसूलीपट्टनम नाम है, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप मसूलीपट्टनम के साथ जाएंगे। मसूलीपट्टनम के साथ आप जाएंगे। ठीक ना, अगर आपने मसूलीपट्टनम नाम नहीं दिया तब आप सूरत के साथ चले जाइएगा।
टिक लगा करके। लेकिन अगर दोनों दिया है तो मसूलीपट्टनम के साथ ही जाइएगा, एथेंटिक है आंसर, आपको बता रहा हूं पहले ही। अब देखो यहाँ पे क्या सत्यता है, देखो सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति के पश्चात 1613 में स्थापित किया गया, जबकि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अपना पहला कारखाना अस्थायी रूप से 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला गया था। अभी मैंने आपको क्या बताया, 1611 में बेचारे खोल तो रहे थे, लेकिन देखो बेचारे कह रहा हूं इनको तो पटक के मारना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में इन्होंने शोषण किया था, बहुत ज्यादा शोषण किया, ठीक ना। चलिए तो देखिए 1611 में तो मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, लेकिन बाढ़ आ जाती है, तो फिर ये 1613 में जाकर के क्या करते हैं, वास्तविक रूप से जहांगीर से अनुमति लेकर के सूरत में खोलते हैं। तो याद रखिएगा यही विवाद बना रहता है हमेशा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आपको मसूलीपट्टनम अगर और सूरत दोनों नाम दिया रहा है तो मसूलीपट्टनम के साथ पहले जाना है, कुछ भी हो जाए याद रखिएगा। लेकिन अगर मसूलीपट्टनम नाम न दे तब आप सूरत के साथ जा सकते हैं, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट समझ दीजिएगा आप लोग, मैं पानी पी लेता हूं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। आपसे पूछ लेता है कि कौन सा अंग्रेज थल मार्ग से भारत आया था, तो आप कहेगा जॉन मिल्डन हॉल। कब आता है, 1599 में, ये भी एक अंग्रेज होता है, ब्रिटेन का होता है, ठीक है। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, जिसमें 217 व्यापारी थे। मतलब कि 217 व्यापारियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, किस नाम से, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से। लेकिन ये वाला चीज आपसे मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 217 सदस्यों ने मिलकर के 1599 में क्या किया, इस कंपनी का स्थापना करना चाहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ते हो। अब क्या होता है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए कितने 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र दे दिया कि जाओ 15 वर्ष के लिए आप भारत पूर्व के साथ, पूर्व में भारत है और भी जो भी हैं, आप उनके साथ व्यापार कर सकते हो। तो याद रखिएगा कौन सी महारानी, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब याद रखना कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। कंपनी आई किस लिए, व्यापार करने। लेकिन बाद में इन लोगों ने देखा कि जब एक दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्यों ना कब जाएं, ठीक है ना, लालच किसका नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो याद रखना कभी भी दो भाई जब झगड़ा करते हैं तो हमेशा उसमें तीसरा वाला आकर के हड़प लेता है सारी चीजों को। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने देखा, जब देखा कि भाई दो राजा हैं, उनका पटी नहीं रहा है, तो दोनों को चढ़ाना शुरू किया और चढ़ा करके दोनों को मार के भगा दिया और उनके राजपाट हथिया लिए। यही काम हुआ। आप उठा करके कुछ भी देखो, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध देख लो, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध देख लो, क्या था, ये सब कब्जा करने का ही तो रणनीति था। आंग्ल सिख युद्ध देख लो क्या होता था, सब पढ़े तो हो आप लोग, ठीक है ना। अब आगे देखो 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 स्टार लगाना। आपसे पूछेगा कि बताओ कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब गया, 1608 में। किस राजा का दूत बनकर के, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर के मिलने आया। उस समय जहांगीर कहां पे था, तो उसके आगरा के महल में ये मिलने आता है, कौन, कैप्टन हॉकिंस 1608 में। और यही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर को प्रसन्न कर देता है फारसी और अरबी बोल करके, और उसके बाद से कुछ 4000 का मनसब भी ये पा जाता है, ठीक है ना। अब देखना सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। याद रखना कितने की जागीर, 400 की जागीर प्रदान कर देता है। क्योंकि अभी आपने क्या देखा था, जागीर क्या होता था, कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे आपको, ठीक ना, जितने का वो। अब जागीर में मुझे नहीं पता कितना कैलकुलेशन होता था, तो आप वहीं रहो, वहीं अपना व्यापार करो। आप बाद में देखोगे कई लोग क्या किए, जागीर हटा करके वेतन रख दिए थे। जैसे शिवाजी ने क्या किया था, जागीर हटा करके अपने सेनाओं में क्या कर दिया था, वेतन रखा था कि भाई अब हम तुमको वेतन दिया करेंगे, पैसे देंगे, तुम्हें जागीर नहीं देंगे, ठीक ना। 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मिल गया। मतलब कि वही जो 1611 में बाढ़ में, इनके कई किताबों में लिखा जाता है कि जब 1611 में यह मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बना दिए थे, सामान को भी रखे थे, तो बाढ़ आने से इनके सामान भी बह गए थे, तो जहांगीर को दया आ गया। दूसरी चीज कैप्टन हॉकिंस 1608 में आ गया होता है, ये भी मोटिवेट कर दिया होता है। और कई किताबों में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि वहां पे बाढ़ आ जाने की वजह से
दुर्ग का निर्माण तो ये कर रहे थे, लेकिन फिर ये बाद में 1612 में क्या कर देते हैं, 1613 में सॉरी, सूरत में अस्थाई फैक्ट्री का निवास करते हैं। हाँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि अंग्रेजों ने अपनी अस्थाई कारखाना सबसे पहले कहां खोला, अस्थाई अगर शब्द दे दे तो कहना सूरत, तब मसूलीपट्टनम भी दिया रहे तो मसूलीपट्टनम के साथ मत जाना, ठीक है। जैसे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के बारे में कंफ्यूजन रहता है, कौन थे, तो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे दे देगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सिर्फ पूछ ले पहले, और सच्चिदानंद सिन्हा राजेंद्र प्रसाद का नाम हो तो हम किसके साथ जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जाएंगे। अगर अस्थाई पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जाएंगे, अस्थाई अगर लगा दिया तब सच्चिदानंद सिन्हा भी नाम दिया रहेगा तो हम राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चलेंगे, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना फैक्ट्री के मामले में, खास करके अंग्रेज वाले में, मसूलीपट्टनम 1611, 1613 सूरत, और ये दोनों में आप एग्जाम में जरूर देखिएगा कि यहाँ पे आयोग ने अपनी तरफ से आंसर मानता है, ठीक ना। जो मैंने बताया उसी पे करके जाइएगा, अगर अपने मन से किए तो फिर उसके गुप्त भोगी आप ही होंगे, फिर उसका हाल आप जानेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से याद रखिएगा किसी का सिलेक्शन रुक जाता है और किसी का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा, जो जहांगीर से मिला। आपसे दो क्वेश्चन पूछता है, कैप्टन हॉकिंस कब आया भारत, 1608 में आया, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया, ठीक ना, याद रखना। अब कहां पे मिलने जाता है जहांगीर से, आगरा में। उसी तरीके से किसका दूत बन करके आता है, जेम्स प्रथम का, तो उसी जेम्स प्रथम का ही दूत बन करके 1615 में कौन आता है, तो याद रखिएगा आपके ये कौन आता है, ये सर टॉमस रो आता है। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज किए जाते हैं, ये भी ब्रिटेन का था, पहले कैप्टन हॉकिंस आता है, फिर 1615 में सर टॉमस रो आता है, ये भी जहांगीर से मिलता है। कहां मिलता है जहांगीर से, ये सूरत में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पोटापुली में स्थापित किया। तो अगर दक्षिण की बात वैसे पूछता नहीं है, पहला कारखाना याद रखिएगा, बाकी अगर आपको लगे तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, अब अंग्रेजों का धीरे धीरे क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या किए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने लगे, और वर्चस्व को बढ़ाते बढ़ाते अब देखो क्या होगा, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले में गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा, आपसे पूछता है अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया, आप कहिएगा 1632 में। किससे प्राप्त किया, गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त किया, और क्या उनसे कहा कि हम आपको 500 पैगोडा वार्षिक कर देंगे, बताओ इतना कम, आप मुझे बस अपने बंदरगाह से व्यापार करने दीजिए, अभी बदवा में उन्हीं को मार के भगा देंगे सब, ठीक ना। देख रहे हो क्या कर रहे हैं, तो ये याद रखना ये पॉइंट। आगे की तरफ चलते हैं, 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरपुरा में स्थापित किया, ठीक ना। पूर्वी तट पे मतलब, पूर्वी तट का मतलब इस वाले तट की बात कर रहा है, ये जो आपका कौन सा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला ये जो एरिया है, जो आपका ये बंगाल वाला है, ये पूर्वी तट है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना, यहीं पे 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज, कौन सा, फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करता है, और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना कहाँ की जाती है, तो याद रखिएगा मद्रास में की जाती है, और इस मद्रास को पट्टे पे लेकर के, किससे, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पे लेकर के 1639 में फ्रांसिस डे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करवाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि अब जब पुर्तगीज भी अभी चल रहे हैं, लेकिन पुर्तगीज अब एक क्षेत्र में दब सिमट करके रह गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया, डच भी एक छोटे से क्षेत्र में सीमित है। अभी वांडीवास और वदेरा का युद्ध होगा तो उसमें दोनों भाग जाएंगे, ठीक ना, इन दोनों को अंग्रेज भगा देंगे। अब यहाँ देखना मेरे प्यारे साथियों, 1661 ईस्वी में अब ये पुर्तगीजवा दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाते हैं कि भाई अब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया है तो इनसे हमको मिलना पड़ेगा। तो मोहब्बत की घटना होती है 1661 में, याद रखना, मोहब्बत की घटना। ये पुर्तगीजवा क्या करेंगे, अपने राजकुमारी की शादी अंग्रेज के राजकुमार से करा देंगे कि भाई हमको सम्मान मिलेगा, हम हमारे वो संधि हो जाएंगे, थोड़ा हमारे ऊपर भी देख रेख करेंगे। और बंबई उनके जो कब्जे में पुर्तगीजों के रहता है उसको दहेज में दे देते हैं, किसको, अंग्रेज को, अंग्रेजों को। तो वही देखना कहानी है। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, किसकी, कैथरीन ब्रैगेंजा, नाम याद रखना, का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय
से कर देते हैं और बंबई को क्या कर देते हैं, दहेज में दे देते हैं। तो याद रखना शादी किससे हो रही है, ये जो दिल बन रहा है ये किसके किसके बीच हो रहा है, पुर्तगीज महारानी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के जो आपके कौन है राजकुमार या सम्राट बोलो चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों की शादी कर देते हैं 1661 में। और बंबई को क्या कर देते हैं, पुर्तगाली दहेज में दे देते हैं कि लो दहेज में, ताकि इनको ये लगता है कि अब ये हमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई अब इस मामले में कौन सपोर्ट करता है, पैसे के मामले में भाई भाई का होता है, आपने देखा होगा नहीं होता है। भाई भाई का नहीं हो रहा है तो सोचो वो तो एक दो देश के लोग हैं, ये ध्यान रखना। तो अब क्या होता है याद रखना, यही जो अब आपका जो यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय सम्राट रहता है, कहता है भैया बंबई हमको दहेज में दिए हैं, बंबैया हम करेंगे क्या, हम तो रहेंगे वहां पे ब्रिटेन में। तो ई क्या करता है, कहता है कि अरे भाई चलो बंबैया को हम दे देते हैं कुछ किराया पे, और वो हमसे किराया आता रहेगा, बाकी अपना कंपनी वाले रखेंगे। तो यही चार्ल्स जो होता है 1668 में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया, कई बार पूछा है कितने वार्षिक किराया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है, दे देता है किराए पे, कि लो भाई 10 पाउंड वार्षिक किराया मुझे दे दिया करो, और लो जो यहाँ पे जो तुम्हें करना है इस बंबई पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करो, मतलब हमारे देश के ही व्यापारी हो, जो करना है करो, हमें दे देना इतना पैसा, क्योंकि हम तो भारत आ नहीं पाएंगे, भारत में रहेंगे नहीं, हम ब्रिटेन में ही रहेंगे। ठीक है, अब देखना 1669 से 77 तक बंबई का गवर्नर कौन बन रहता है, गेराल्ड ओंगियार। याद रखिएगा अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले होते हैं वो गवर्नर किसको बनाते हैं, बंबई का, फिर किराए पे लेने के बाद गेराल्ड ओंगियार को। कब से कब तक रहता है, 1669-77 तक। और यह वास्तव में इसको बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मतलब बंबई का जो भी बनाना, जो भी इसमें स्थापत्य करना, जो भी सारी चीजें हैं, ये सब बहुत मजबूती से बनवाता है गेराल्ड ओंगियार, इसीलिए इसको बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन बना, तो आप कहिएगा विलियम हैजेज। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन बना, अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा विलियम हैजेज बना था। कौन बना था, विलियम हैजेज बना था, ये याद रखिएगा। वो रॉबर्ट क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग वाला हटा दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, वो तो जब इनकी गवर्नर आएंगे तो वो अलग बात है। तो यहाँ याद रखिएगा विलियम हैजेज होगा। कौन होगा, विलियम हैजेज होगा। अब देखिए 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने बंगाल में अपने स्थापना कारखाने की कहाँ की, हुगली में की। किस सन में की, 1651 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में इसी हुगली में हुई थी। याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछ लेगा, क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में झगड़ा हो रहा है। कब हो रहा है, कहाँ पे, 1686 में हुगली में हो रहा है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सर जॉन चाइल्ड गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। बड़ी मार मारा था जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड क्या कर रहा था, औरंगजेब की बात ही नहीं मान रहा था। बताओ, मुगल बादशाह बैठा हुआ है और ऊपर से ये मनमानी कर रहा था, इसीलिए पटक करके बड़ी काटता है ये जॉन चाइल्ड को, और फिर ये भाग जाते हैं। ठीक ना, औरंगजेब इनको बड़ी मार मारता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए वर्धमान जिले, बंगाल में एक वर्धमान नामक जिला था उस समय, अभी भी हुआ करता है। वर्धमान जिले में जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह कर दिए जाने के कारण सूतानाटी की जमीन की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया, और सूबेदार अजीम उस्सान को अंग्रेजों ने 3 गांव, याद रखिएगा कौन कौन सा, कालीकाता, सूतानाटी और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि वर्तमान कोलकाता नगर की स्थापना किन 3 गांवों पे की गई है, आप कहिएगा कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। यह 3 गांवों का नाम याद रखिएगा, सूतानाती, कालीकाटा, गोविंदपुर, इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर के कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी। अभी आगे की तरफ आप देखेंगे अंग्रेज करेगा, कौन करेगा, जॉब चारनाक। देखो आ ही गया, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव कौन डालता है, जॉब चारनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव भी पड़ी थी। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में ही था। कोलकाता जो आप आधुनिक में देखते हैं, इनको किन 3 गांवों पे ऊपर बसाया गया है, बनाया गया, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाटी, याद रखिएगा। ठीक ना, ये इतने गांव थे। आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन बनता है। जो ये फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम यहाँ पे आपका बनाया जाता है, यहाँ पे किला, इसका पहला गवर्नर कौन स्थापित किया जाता है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछे तो आप कहिएगा सर चार्ल्स आयर इसका पहला गवर्नर बनाया जाता है। आगे की तरफ देखिए,
औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी, जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारियों को रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। कहानी बता देता हूं, इसलिए कहानी यहां बता देता हूं, थोड़ा समझने की बात है। देखना, अब औरंगजेब यहां 1701 में क्या कर दे रहा है, फरमान जारी कर दे रहा है, सारे यूरोपियों को गिरफ्तार करो। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से बहादुर शाह प्रथम आ जाता है, बहादुर शाह प्रथम के बाद से जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद से फर्रुखसियर। अब एक किताब, एथेंटिक किताब, उसमें लिखा था, एक कहानी सुन लो आप सभी लोग, कि होता क्या है कि फर्रुखसियर को एक ला इलाज बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग गांव में नहीं कहते, फोड़ा हो गया। अब ये भारत का कोई सही नहीं कर पाता है, तो ये अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, अपने यहाँ से वैद्य बुला के लाते हैं, और वैद्य बुला करके लाते हैं और ले आकर के क्या करते हैं, फर्रुखसियर का फोड़ा सही करा देते हैं। जब फर्रुखसियर का फोड़ा सही हो जाता है, अब वो खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है मांगो जो मांगना है। अब ये कहते हैं सर हमें बंगाल में क्या करिए, टैक्स फ्री हमें व्यापार करने दीजिए। अब वही बतिया यहाँ कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी, जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल आया भारत और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूतमंडल ने एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था, देखो आगे ना सर्जन, तथा ख्वाजा सुहूद शामिल थे। मतलब कि याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि फर्रुखसियर के दरबार में कौन कौन से दूतमंडल के लोग आए थे, नाम पूछ ले, आप कहना कि भैया एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो कि एक पेशे से सर्जन था, और ख्वाजा सेहुर्दी जो कि आर्मेनियन दुभाषीय थे, जो कि दो भाषा में बात करते थे ताकि भाषा इनको समझा सके। ये तीन लोग ब्रिटिश दूतमंडल के रूप में फर्रुखसियर के दरबार में आए और यहीं से बंगाल में क्या कर देते हैं कि फ्री व्यापार करने के लिए, बिना टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब अनुमति तो ले लेते हैं, अब यह अपना तो व्यापार करते ही करते हैं फ्री में, लेकिन और जो भारतीय हैं उनको भी लालच देते हैं, देखो तुम मुगल बादशाह को 40 दोगे, 10 रुपया लाओ, हम अपने ही टाली पे या ट्रक पे जो भी है, ठेले गाड़ी पे लाद ले रहे हैं, तुम्हारा सामान पहुंचा देंगे, 10 रुपए में निपट जाओगे, 30 रुपए बच गया। अब ये इस तरह से जब भ्रष्टाचार करने लगते हैं तो बाद में यही मार्क करके बंद करा दिया जाएगा इन सबों का, ठीक ना, याद रखिएगा। क्या, यही जो आपका यहाँ छूट दिया गया है बंद करा दिया जाएगा। अब देखिए, सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी, संभवतः पाइल्स, देखिए कई किताबों में कहीं पाइल्स लिखता है, कहीं लाइलाज बीमारी फोड़ा लिखता है, से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए कि अब इनको क्या करिए, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में इनको क्या करिएगा, इनको फ्री में, इनको टैक्स फ्री व्यापार करने दीजिए। मतलब कि कई इतिहासकारों ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा है। मतलब यहीं से कंपनी को अब क्या हुआ, और प्रॉफिट मिलने लगा और अपना दबदबा बना लिया कंपनी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं, अगली कंपनी आई फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के पहले एक डेनिश कंपनी थी, वो भी आ चुकी थी, लेकिन उसका कुछ बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी आने के क्रम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर आपके डेन, फिर आपके फ्रांसीसी, ये क्रम है आने का क्रम। स्थापना का क्रम पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, डेन और फ्रांसीसी, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रांसीसी में। फ्रांसीसी में अब देखते हैं क्या है, क्या कुछ है इनके बारे में। देखिए, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वां जो कि फ्रांस का उस समय क्या था, शासन करता था, लुई 14वां वहां का शासक था। इसी का एक मंत्री था कोलबर्ट, उसी के नेतृत्व में इन फ्रांसीसियों के व्यापार जो व्यापारिक जो ये निर्णय होगा कि भाई पूर्व के साथ व्यापार करो, उसकी स्थापना की जाएगी कब, 1664 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंद से ओरिएंटल, मतलब इसका एक और नाम था, क्या था, कंपनी देश इंद से ओरिएंटल की स्थापना की गई। किसके कहने पे, कॉलबर्ट के द्वारा की गई। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई फ्रांसीसियों की। अब फ्रांसीसी क्या करेंगे भाई, देखो, फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। आपसे पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक यूरोपीय कंपनी सरकारी व्यापारिक कंपनी थी, आप कहिएगा फ्रांसीसी कंपनी, जिसको सरकार सीधा क्या कर रही थी, उसमें फाइनेंस कर रही थी। अगला पॉइंट है
फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, ध्यान रखना, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की और मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कब खोली गई? 1668 में, 64 में आए, 4 साल के बाद 68 में क्या करते हैं? पहली फैक्ट्री खोलते हैं। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। और कहां पे करते हैं? याद रखिएगा, सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसीसी मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से पदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी नाम दिया गया। जो आज आप देखते हो ना पदुचेरी, वो पदुचेरी किससे प्राप्त किए? फ्रांसीसी शेर खां लोधी से, जो कि वालीकोंडापुर का सूबेदार था। और इसी पांडिचेरी में क्या करते हैं? अब ये अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। और आप अभी देखेंगे कि जब अंग्रेजों से इनकी लड़ाइयाँ होगी तो पांडिचेरी अंग्रेज छीन लेंगे, फिर बाद में दे भी देंगे। ये आगे की तरफ आएगा। अब देखिए 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रधान स्थान पर 1690 से 92 को चंद्रनगर की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, फ्रांसीसी चंद्रनगर की स्थापना किससे लेकर के प्राप्त करते हैं? शाइस्ता खां सूबेदार जो होता है उससे जमीन लेते हैं और फिर वहां चंद्रनगर की स्थापना करते हैं। कब? 1674 में। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख रूप से फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुए? डुप्ले की नियुक्ति हुई। 1742 में भी उसे सभी फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहां उन्हीं के खर्चे पर नियुक्त करवाने की रणनीति अपनाई। ध्यान रखना, ये लाइन पकड़ लो, ये लाइन पकड़ लो, आपसे पूछेगा भाई, पूछेगा। आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा सहायक संधि, सहायक संधि का मतलब ये होता था कि भाई हम क्या करेंगे कि अपनी सेना को आपके यहां रखेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेगी। और इसके लिए आप देखते हैं वेलेजली, वेलेजली हमेशा सुनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। यह पहले ही कर चुका था, लेकिन आयोग में अगर आंसर आ जाए तो वेलेजली को टिक लगाइएगा। सहायक संधि क्योंकि प्रयोग सबसे ज्यादा कौन किया है? वेलेजली करता है। लेकिन इसका आविष्कारक करता कौन था? तो ये डुप्ले था। याद रखिएगा, वही सहायक संधि। मतलब कि पैसा दीजिए, हम अपनी सेना आपके यहाँ रखेंगे, आपकी सुरक्षा करेगा, धीरे धीरे हम आपको कब्जा लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। देखो क्या रणनीति अपनाए। हमें तो कभी कभी ये सोच करके लगता है कि कितने मूर्ख थे उस समय के राजा। क्या उनकी सेना नहीं थी? क्या उनके पास भारतीय लोग नहीं थे? उनको पैसा नहीं देंगे? लेकिन अब वो पैसा भी ले रहे हैं और अपनी सेना रख दे रहे हैं। तो भारतीयों को भी कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां थी। मजबूरी ये थी कि भाई जो पश्चिमी सेना के लोग हैं ये प्रशिक्षण अच्छा लिए हुए हैं, इनके पास अच्छे किस्म की बंदूक है, हो सकता है इस लालच में रख ले रहे हो, क्योंकि भारतीयों के पास वो चीजें नहीं थी। ठीक ना? अगर भारतीयों के पास प्रशिक्षण अच्छा होता, बढ़िया किस्म की बंदूकें होती नए अपडेट के अनुसार, तो क्या आपको लगता है कि 200 वर्ष तक अंग्रेज रहते हैं? नहीं रहते हैं। ठीक ना? ये ध्यान रखिएगा। किसी भी युद्ध में आपने देखा होगा, हमेशा देखिएगा, किसी भी युद्ध में, चाहे प्लासी का युद्ध देख लो, चाहे बक्सर का युद्ध देख लो, भारत की तरफ सेना है 5 लाख, अंग्रेजों की तरफ 50,000, लेकिन फिर भी अंग्रेज वाले जीत गए। क्यों जीत गए? रणनीति उनकी अच्छी थी, प्रशिक्षण उनके सैनिकों को अच्छा मिलता, उनके पास अच्छे किस्म की बंदूकें थी। जब तक तलवार सही से उड़ा करके मारने जाओगे तब तक वो दूर से मारेगा, दाएं देख उड़ गए। तो ये चीजें थी। ठीक ना? तो ये सारी चीजें, ये कारण को समझना पड़ता है, क्योंकि जब इस सारी चीजों को, कारण को समझोगे, तभी ये मेंस में आपके दिमाग में लिखने के लिए आपको कुछ क्रिएटिविटी नया करना पड़ता है, और धीरे धीरे आप लिखोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं कहानी। ठीक ना? देखो इतिहास बहुत बोरिंग नहीं है। इतिहास कभी आराम से जब पढ़ाऊंगा, आप लोग सभी लोग एग्जाम दे लो, फिर देखना तब क्या है, तब भाई ये जो यूरोप कंपनी है, ये 4 लोग आए, ये 4 क्लास में होगी, तब एकदम कहानी के माध्यम समझेंगे। अभी हमारे पास क्या है, समय की नजाकत को देखते हुए थोड़ा सा चीजें फास्ट ले जाना पड़ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो औरंगजेब और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध से नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना? याद रखना 3 कर्नाटक के वार हुए और तीनों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कर्नाटक का युद्ध, पहले बात तो आपको सन याद रखना है, क्रोनोलॉजी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। चाहे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ल वर्मा युद्ध हो, चाहे आंग्ल सिख युद्ध हो, चाहे कर्नाटक वार हो, इनके सन को आपको तैयार रखना है, इतने युद्ध के, ताकि कई बार एग्जाम में क्या हुआ, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैच द फॉलोइंग के लिए आपको तैयार रखना है। पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 में हुआ। अब देखना, इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ
फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कर्नाटक के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप कहिएगा कि एक अंग्रेज कैप्टन बर्नेट था, उसने फ्रांसीसियों की जहाज को लूट लिया था, इसी की वजह से प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, बदले में डुप्ले ने क्या किया, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, लाबुदेन के सहयोग से मद्रास पर कब्जा कर लिया और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। मतलब अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हो रहा है 1746 से 48 से क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट था, उसने फ्रांसीसियों की जहाज पे कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो भैया डुप्ले उस समय गवर्नर था फ्रांसीसियों का, ये और दिमाग करता, दिमाग बहुत तगड़ा इसके पास था। इसने क्या किया, लाबुदने के सहयोग से मद्रास पे कब्जा कर लिया, जो मद्रास का गढ़ था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया, मजबूर कर दिया कि अब तुम लोग हमसे क्या करो, संधि करो, ठीक ना। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे का युद्ध 1748 के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया। याद रखिएगा, सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ था, 1748 में। इस सेंट थॉमे के युद्ध का एक क्रोनोलॉजी आपको तैयार करना है कि आपसे इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। जैसे आपसे नहीं पूछ लेता है कि युद्धों का क्रम लगाइए, कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। तो सेंट थॉमे का युद्ध 1748 में हुआ। इसमें फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन, जो कहाँ का सेना था, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इन दोनों लोगों के बीच में होता है, जिसमें अनवरुद्दीन क्या हो जाता है, हार जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1748 में ऑक्स ला सापेल की संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया और मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। अब देखो, ये तो एक बस मजाक की बात थी, ये तो बस यहाँ मजाक की बात थी कि कैप्टन बर्नेट ने अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज का कब्जा किया, तो ला बुदेनो की सहायता से डुप्ले क्या किया, मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब देखो हुआ क्या रीजन इसका, प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू होने का रीजन ये था, तात्कालिक कारण तो था फ्रांसीसी जहाज को लूटना, लेकिन हुआ क्या कि वहां पे यूरोप में फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले आपस में लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया में राजा मर गया और उसके उत्तराधिकार को लेकर के कि हम आ रहे यहाँ से उत्तराधिकार बैठेगा, वो कहा हमारे यहाँ से बैठेगा, तो जब वहां लड़ रहे हैं तो भारत में भी लड़ने लगे। मेन रीजन तो ये था, ठीक ना। बस जहाज तो एक बहाना था। अब क्या होता है कि जब यह मद्रास पे कब्जा करता है डुप्ले, तो फिर इनको मजबूरन क्या करना पड़ता है, संधि करना पड़ता है, जिसको ऑक्स ला सापेल की संधि करते हैं या एक्स ला सापेल की संधि करते हैं। याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, आ पा पे, तीन कर्नाटक के युद्ध होते हैं। आ मतलब ऑक्सला सापेल की संधि, पा मतलब याद रखिएगा जो दूसरा कर्नाटक के युद्ध का संधि होगा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा याद रखिएगा पेरिस की संधि से होगा जो कर्नाटक का युद्ध। तो आप यहीं पे याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए आगे की तरफ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 54 तक चला। पहला 46 से 48 तक चला, दूसरा 49 से 54 तक चला। इसका रीजन क्या था भाई, अब इसमें रीजन एक ही चीज आ जाएगा कि जो उस समय मैसूर और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था, उस पर नवाब को बैठाने के लिए एक तरफ से फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ से अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, इसको लेकर के होगा। मतलब कि रियासतों में कौन उत्तराधिकार बनेगा, इनको बैठाने की बात को लेकर के दूसरी कर्नाटक के युद्ध को लड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबों के पद को लेकर के संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाब के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया और दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन कर दिया, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला, इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इस बीच रॉबर्ट क्लाइव, देखिए अंग्रेजों का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ यह क्या हुआ, आया और यहाँ पे आकर के लड़ाई शुरू कर दिया। इसका तात्कालिक कारण क्या हुआ, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कुछ अधिकार कर लेना। ये लाइन गलत थी, याद रखिएगा, वो गलत छप गया है, याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, ये देखिए कुछ गलत हो गया था, एक मिनट देखिएगा। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये शुरू हुआ किस कारणवश, याद रखिएगा कि जो नवाब के बैठाने के लिए, गद्दी पे बैठाने के लिए जो मैसूर और जो कर्नाटक के थे, एक तरफ से अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और एक को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी दूसरी आपकी कर्नाटक का युद्ध है, ये इसकी संधि कैसे होती है, तो पांडिचेरी की संधि होती है। दो चीज याद रखिएगा, कब से कब तक, 49 से 53 तक चला, और तीसरा कब से कब तक चलेगा, तो 56 से लेकर के 63 तक। इसका तात्कालिक कारण क्या होगा, क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पे अधिकार कर लेना, यही तीसरा कारण था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक एक लड़ाई लड़ी गई। याद रखिएगा 1760 में लड़ाई लड़ी गई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना
को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना के काउंट डिलाली का नेतृत्व प्रदान किया गया और इसी युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और भारत से उनके पतन की शुरुआत हो गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तीसरा कर्नाटक का युद्ध 1756 से 63 क्यों हुआ? क्लाइव और वाटसन ने बंगाल स्थित जो चंद्रनगर, इन्होंने क्या किया था कि शाइस्ता खां से लेकर के स्थापना किया था फ्रांसीसियों ने, उस पर कब्जा किया। अब क्या होगा, वांडीवास की लड़ाई होगी कब? 1760 में, और फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं अंग्रेजों से। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा होता है? सर आयरकूट। और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डिलाली। ये काउंट डिलाली की सेना हार जाती है फ्रांसीसियों का, यहीं से पतन शुरू हो जाता है। यहीं से फ्रांसीसी एक छोटे से क्षेत्र में सिमट करके रह जाते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में फिर पेरिस की संधि होगी, वही आपे, और जो सप्तवर्षीय युद्ध के समाप्त हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इतना ही पॉइंट्स आपको यहां से तैयार रखने थे। ठीक है, चलो डेन के बारे में देख लेते हैं। बस डेन के बारे में एक ही चीज पूछेगा आपसे कि डेन कहाँ की कंपनी थी, तो डेनमार्क की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, ये 1616 में इनकी कंपनी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इस कंपनी ने 1620 में बैंकोवर तमिलनाडु में पड़ता है और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये 2 पॉइंट देखे आपने। श्रीरामपुर डेनों का क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और फिर ये लोग अपनी यहाँ पे क्या किए, कंपनी को 1845 में बेच देते हैं और बेच करके अपने देश को लौट जाते हैं, क्योंकि ये चला नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना इनके बारे में जानना है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था, देख लेना। सबसे पहले आगमन का क्रम, पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन स्थापना क्रम पूछ लेगा तो पुर्तगीज, अंग्रेज को इधर कर देना, डच को इधर कर देना, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी कर देना। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों? तो ये देखिए, आज हमारा पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग किस तरीके से अब ब्रिटिशर्स हमारे आर्थिक जो दशा होती है, जो हमारे आर्थिकों पे आर्थिक मनोदशा होती है, उस पर प्रभाव कैसे अपना डालते हैं, किस तरीके से अब हमारा आर्थिक शोषण करना शुरू कर देते हैं, ये हम लोग देखेंगे कल की क्लास में मेरे प्यारे साथियों। तो थोड़ी सी फास्ट क्लास मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, और इतना भी मैं आराम से चल रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आएंगी। फैक्ट आपको 10 किताबों का फैक्ट एक ही जगह मैं समराइज कर दिया हूं, यहीं से आपको तैयार कर लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा क्लास, एक बार आप लोग जरूर, रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। कहीं कोई अगर आप लोगों को लग रही हो कि गलती है या कहीं आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद एक नए क्लास के साथ शाम में 7 बजे। थैंक यू।